नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून के जाखन में सीवर पंपिंग स्टेशन का भूमि पूजन किया, तो वहीं यह योजना जल निगम ने राज्य योजना के माध्यम से 295.56 लाख की लागत से निर्मित होंगी। साथ ही जाखन में एक सभा को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने कहा कि आज से 20 वर्ष पहले यहाँ की स्थिति अत्यधिक दयनीय थी और जनता के आशीर्वाद से आज ये सब कुछ संभव हो सका है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के कार्यों को लेकर लगातार जनता के बीच आता रहता है। यहाँ के क्षेत्रवासियों की एक बहुत लंबी मांग थी कि यहाँ पर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट लगे ताकि सीवर योजना का लाभ यहाँ के लोगों को मिल सके। और आज प्रदेश के अंदर पहला एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो बाहर से आई है उस प्लांट को हम यहाँ पर लगा रहे हैं। 2,95 लाख की उसकी कीमत है। 5 साल तक वही कंपनी इसको मेंटेन करेगी, जिसमें कहीं सीवर बाहर दिखाई नहीं देगा। खाली गाड़ी लगाई जाएगी जो उसमें इस प्रकार की चीजें हैं जो अंदर दिक्कत सकती हैं उनको साफ करने के लिए। और ये पहला प्लांट यहाँ पर लग रहा है। मैं इसके लिए अपने जल निगम के अधिकारियों को और माननीय मुख्यमंत्री जी को आभारित करता हूँ कि विभाग उनके पास है। और मैं जब अधिकारियों से मैंने कहा क्योंकि यहाँ पर बड़े प्लांट के लिए जगह नहीं मिल रही थी, तो इस टेक्नोलॉजी का यहाँ इस्तेमाल किया जा रहा है। और निश्चित ही भविष्य में अन्य क्षेत्रों में भी जहाँ जगह कम होती है उसकी शुरुआत आज हो गई है। और हमारी सरकार जनता की सरकार, जनता के द्वार, इस नारे को लेकर काम कर रही है। कल ही हमने अचानक ये कार्यक्रम तय किया था, उसके बावजूद भी गर्मी में भारी संख्या में यहाँ लोग मौजूद है। मैं उनका भी आभार करता हूं। मंत्री जी, गदरपुर में पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक अरविंद पांडे के ट्विटर अकाउंट हैक होने पर अरविंद पांडे ने मुकदमा दर्ज कराया है। डीजीपी से उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की बात कही गई है। इस दौरान पूर्व मंत्री विधायक अरविंद पांडे ने कहा कि शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे के ट्विटर अकाउंट को हैक कर किसी ने वीडियो वायरल कर दिया है, जिसके कई सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं। तो वहीं इसे लेकर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। ये सोशल मीडिया है, इसमें फ़ायदा भी होता है, नुकसान भी होता है। अच्छे लोग भी जुड़े होते हैं, कुछ नेगेटिव मानसिकता के लोग भी जुड़े होते हैं। ऐसे कुछ लोगों ने मेरे नाम का एक फर्जी ट्विटर अकाउंट बनाया, शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इस नाम पे, और उसमें बिल्कुल नेगेटिव मटेरियल्स लिख कर मेरी विचारधारा, मेरे संगठन की विचारधारा, इसके विपरीत नेगेटिव सामग्री का उसमें प्रकाशित किया गया, प्रचार प्रसार किया गया। और हम लोग राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, और 25-30 साल से लगातार जनता के बीच में काम कर रहे हैं हम लोग। तो एक पहचान बनी है, और उस पहचान को धूमिल करने के लिए कुछ नेगेटिव लोगों ने मेरा ट्विटर अकाउंट बना के प्रकाशित करने का, प्रचारित करने का काम किया है। जब मुझे जानकारी में आया तो मैंने इस उत्तराखंड प्रदेश के डीजीपी को इसको अवगत कराया, लिखित में कंप्लेंट की। और मैं डीजीपी उत्तराखंड का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने तत्काल डीआईजी नैनीताल को आदेश किया। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक रखी है। चुनाव प्रबंधन के लिए उत्तराखंड बीजेपी की ओर से तमाम कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कर्नाटक विधानसभा चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा जा रहा है। तो कर्नाटक विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है। साथ ही उत्तराखंड के भी कई कार्यकर्ताओं को कर्नाटक विधानसभा चुनाव की तैयारियों में लगाया गया है, विधानसभा चुनाव की ड्यूटी में भी लगाया गया है। तो प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न होगा और साथ ही बीजेपी जीत हासिल करेगी। हमारे 10 कार्यकर्ता पहले गए, 6 कार्यकर्ता हमने भेजा है
इसके साथ साथ मैं 2 दिन के लिए मेरा भी कार्यक्रम लगा है, खासतौर पर वहाँ एक सतना विधानसभा है, उस विधानसभा में मुझे रहना है। तो 25-26 का कार्यक्रम है, केंद्र द्वारा वो कार्यक्रम तय है, उस कार्यक्रम में मेरा स्वयं जाना उसमें होगा। आम आदमी पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों के प्रतिनिधिमंडल ने भ्रष्टाचार के मामले में देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा के विरुद्ध जांच की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं रविंद्र आनंद ने मेयर गामा पर हमला बोलते हुए कहा कि कोई भी व्यक्ति चाउमीन बेचकर करोड़ों रुपए नहीं कमा सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि निश्चित तौर पर उत्तराखंड की जनता को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर मेयर साहब ने इतनी संपत्ति को इकट्ठा किया है। हाँ, देखिए ऐसा है कि देहरादून के मेयर सुनील उनियाल गामा जी, जिन पर आय से अधिक संपत्ति होने के भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उस संबंध में आज आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने विजिलेंस ऑफिस पहुंचकर एक ज्ञापन एसपी विजिलेंस धीरेन्द्र गुंजाल जी को सौंपा, जिसमें हमारे द्वारा ये मांग की गई है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने वादे के अनुसार विपक्ष और निर्दलीय विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों की विकास योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधायकों के क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देने के लिए समीक्षा बैठक करने की घोषणा की थी और इसी कड़ी में बीते दिनों वह सत्ता पक्ष के विधायकों के विधानसभा क्षेत्रों में विकास कार्यों की समीक्षा कर चुके हैं। इस समीक्षा बैठक में विपक्ष के सभी विधायकों ने अपने क्षेत्र की समस्याओं से सरकार को अवगत कराया और इसके साथ ही विधायकों में अपने क्षेत्र की 10-10 समस्याओं को लेकर सीएम के सामने प्रस्ताव भी रखा। नहीं, सही बात है। जब मुख्यमंत्री जी ने इस बात की पहल की कि प्रत्येक लोकसभा के विधायकों की समीक्षा बैठक आहूत करेंगे और जो उनकी समस्याएं होंगी उनका निराकरण करेंगे, तो गदरपुर के रहने वाले वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप फटेला को नेपाल में उद्योग वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार के लिए ट्रॉफी प्रदान किया। साथ ही आपको बता दें कि शिक्षा, पर्यावरण, मीडिया, फिल्म, मॉडलिंग, खेल, साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य और एनजीओ के क्षेत्र में कार्य करने वाले 37 प्रमुख लोगों को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नेपाल में ट्रॉफी दी गई। खबर गदरपुर से है, जहां गदरपुर के रहने वाले पत्रकार पत्रकार प्रदीप फुटेला को नेपाल में उद्योग, वाणिज्य और आपूर्ति मंत्री ने सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार के लिए ट्रॉफी दिया है। साथ ही ये ट्रॉफी शिक्षा, पर्यावरण, मीडिया, फिल्म, मॉडलिंग, खेल, साहित्य, संस्कृति, स्वास्थ्य और एनजीओ के क्षेत्र में कार्य करने वाले 37 प्रमुख लोगों को ट्रॉफी दिया गया है। आगामी चारधाम यात्रा के दौरान सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम करेंगे। इसे देखने के लिए आज प्रदेश में मॉक ड्रिल की गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में यह मॉक ड्रिल की गई। आपको बता दें कि प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन की यह मॉक ड्रिल हुई है, जिसके तहत उत्तरकाशी के बड़कोट में बादल फटने की घटना सामने आई। तो वहीं हरिद्वार में गंगा में बाढ़ आने से 12 श्रद्धालु लापता हो गए। तो वहीं दूसरी तरफ सीएम धामी हालात का जायजा लेने के लिए कंट्रोल रूम भी पहुंचे हैं। तो देखिए, इसी महीने से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो रही है और ऐसे में व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल भी की गई। मॉक ड्रिल के दौरान हरिद्वार में बाढ़ आने की स्थिति में 12 श्रद्धालु लापता हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बादल फटने की भी समस्या सामने आई, जिसके बाद सीएम धामी कंट्रोल रूम पहुंचे। उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में एक बार फिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम ने अपना मिजाज बदला है। वहीं इंडो चीन बॉर्डर से सटे सीमांत नीति घाटी का जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग का बारिश और बर्फबारी को लेकर येलो अलर्ट
जारी कर दिया गया है। तो वहीं गांव के लोग जहां गर्मी से परेशान थे, तो उनके लिए मौसम के बदलते हुए करवट ने लोगों को इस परेशानी से निजात भी दिला दिया है। तो जहां एक तरफ प्रदेश में गर्मी की मार झेलनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ मौसम विभाग की तरफ से मौसम में बदलाव देखने की स्थिति बताई गई है। मौसम विभाग की तरफ से येलो अलर्ट भी जारी किया गया है और जिसके कारण कई ऊपरी क्षेत्रों में बर्फबारी की भी तस्वीरें सामने आ रही है। अल्मोड़ा जिले के सोमेश्वर विधानसभा के शहीद कैप्टन बहादुर केड़ा राजकीय इंटर कॉलेज सालौज में विद्यार्थियों ने गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने रिबन काटकर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अल्मोड़ा में विद्यार्थियों ने विज्ञान की प्रदर्शनी लगाई। साइंस, मैथ्स और साथ ही पॉलिटिकल साइंस की भी ये एग्जीबिशन लगाई गई है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या भी इस दौरान मौजूद रहीं। तो कोरोना महामारी ने एक बार फिर से दस्तक देने शुरू कर दिया है। दस्तक देने के बाद प्रदेश में लगातार कोरोना के मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और प्रतिदिन कोरोना से हुई मौतों का ब्यौरा भी बढ़ता जा रहा है। इसी के मद्देनजर स्वास्थ्य विभाग की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर जायजा लेने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी और प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट देहरादून स्थित केंद्रीय औषधालय चंदर नगर पहुंचे और सरकार की तैयारियों का उन्होंने जायजा लिया है। मेरी चिंता ये थी कि लगातार प्रदेश में कोरोना महामारी पैर पसार रहा है, लगातार मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, 6-6, 7-7 मौतें रोज हो रही हैं प्रदेश के अंदर। लेकिन सरकार का पूरा ध्यान क्योंकि 4 धाम यात्राओं में गया हुआ है, इसलिए व्यक्तिगत रूप से हम देखना चाहते थे कि सरकार की तैयारियां क्या हैं। और यहाँ केंद्रीय औषधालय आने के बाद, चंदन नगर में आने के बाद पता चला कि यहाँ पहले जो कोरोना का फेज आया था उसी की दवाइयां, इंजेक्शन अभी खत्म नहीं हुए हैं कि केंद्र सरकार से और ज्यादा डिमांड देकर सप्लाई मंगवा ली गई है। ऐसे में प्रतीत ये होता है कि ये सरकारी अस्पतालों में जाने के बजाय ये सामान कहीं और जा रहा है। कोई ना कोई सांठगांठ प्राइवेट हॉस्पिटल्स और इनके बीच में मुझे दिखाई पड़ती है, क्योंकि सामान इफरात में है, फिर सरकारी अस्पताल से लोग बैरंग क्यों लौट रहे हैं, कभी इंजेक्शन के अभाव में, कभी दवाइयों के अभाव में, और जो मौतें हो रही हैं स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लचर होने की वजह से, वो भी एक चिंता का विषय है। ये जनता की गाड़ी कमाई से 108 की गाड़ियां ली गई थी, 30-35 से भी ज्यादा गाड़ियां आज धूल फांक रही हैं। सरकार जरा सा पैसा लगा के इनको दोबारा सड़कों पर उतार सकती है जनसेवा में। उसके अलावा हमने देखा कि कोई कमरा ऐसा नहीं है केंद्रीय औषधालय का जो कि दवाइयों से और इंजेक्शन से और ग्लूकोज से पटा पड़ा हुआ नहीं है। फिर आम जनता को ये सब सामान क्यों नहीं मुहैया है, उसको क्यों मेडिकल स्टोर्स के धक्के खाने पड़ते हैं, महंगी दवाइयां लेनी पड़ती हैं, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न चिन्ह है। केदारनाथ धाम की यात्रा आगामी 25 अप्रैल से शुरू हो रही है, लेकिन मौसम के बदलते मिजाज ने बाबा केदार की डगर मुश्किल कर दी है। केदारनाथ धाम और उसके निचले इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी ने यात्रा तैयारियों पर पानी फेर दिया है। पिछले 24 घंटे से केदारनाथ धाम में हो रही लगातार बर्फबारी के कारण यात्रा तैयारियों के कार्यों में भारी व्यवधान उत्पन्न हो चुका है, जबकि हाड़ कपाती ठंड के कारण केदारनाथ धाम में मजदूरों के लिए काम करना मुश्किल हो चुका है। ऐसे में यात्रा तैयारियों की गति बेहद धीमी पड़ चुकी है और यात्रा शुरू होने में मात्र 5 दिन का ही समय शेष बचा है। लेकिन केदारनाथ धाम में बिगड़ते मौसम के कारण व्यवस्थाएं सही नहीं हो पा रही। ऐसे में प्रशासन के सामने तमाम व्यवस्थाओं को जुटाना एक बड़ी चुनौती भी। अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में तीनों मुख्य आरोपी पुलकित आर्य, अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को कोटद्वार न्यायालय में पेश किया गया। हत्याकांड में तीनों अभियुक्तों और 2 से 3 गवाहों के बयान भी दर्ज होंगे। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद और भाई अशरफ की पुलिस अभिरक्षा में शूटरों ने हत्या कर दी थी, तो वहीं इसे देखते हुए कोटद्वार में भी न्यायालय में पुलिस की तरफ से सख्त सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई है। साथ ही मीडिया कर्मियों को भी कोर्ट परिसर से बाहर रखा गया है।
देश भर में साइबर क्राइम में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। ऐसा ही एक और मामला सामने आया है, जहां पर खुद को पेटीएम कंपनी का स्टाफ बताकर 3 अभियुक्तों द्वारा अलग अलग जगहों से 6,50,000 का स्कैम किया गया है। इन तीनों द्वारा उन दुकानदारों को चूना लगाया गया जो पैसों की लेन देन के लिए पेटीएम स्कैनर का इस्तेमाल किया करते थे। तो वहीं खुद पेटीएम को कर्मचारी बताकर दुकानदार से उसके सिम से अपने फ़ोन में पेटीएम रजिस्टर कर दिया गया, जिसके बाद 48 घंटों तक दुकानदार का रजिस्टर पेटीएम नंबर अभियुक्तों के फ़ोन पर चला करता था और इसी तरह इस स्कैम को अंजाम दिया गया। पौड़ी जिले के एसएसपी ने उत्तर प्रदेश में माफिया अतीक अहमद और उसके साथी की हत्या होने के बाद पौड़ी जिले में सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता करने के निर्देश दिए हैं। एसएसपी ने जिले के बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद रखने के निर्देश पुलिस टीम को दिए हैं, जिससे घटना के बाद संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। तो वहीं अपने अपने थाना क्षेत्र में थाना प्रभारियों को पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश भी एसएसपी ने दिए हैं। जो यूपी में घटनाक्रम हुआ है उसके दृष्टिगत पूरे जनपद में अलर्ट घोषित किया गया है और सभी जो थाना प्रभारी हैं उनको निर्देश दिए हैं अपने क्षेत्र में सतर्क दृष्टि रखें, लगातार पेट्रोलिंग करें और संदिग्ध व्यक्तियों पर भी नज़र रखें। इसके अतिरिक्त जो हमारा बॉर्डर है यूपी से लगा हुआ कोटद्वार का एरिया, वहाँ पे भी लगातार जो हमारे बॉर्डर में है उसमें लगातार चेकिंग जारी है। पौड़ी के अनेत गांव में बंदर को पकड़ने के लिए लगाए गए पिंजरे में एक गुलदार फंस गया। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार अनेत गांव में लोग लंबे समय से बंदरों के आतंक से परेशान थे। लोगों की परेशानी को देखते हुए वन विभाग ने गांव में बंदरों को पकड़ने के लिए एक पिंजरा लगाया था, लेकिन बीती देर रात पिंजरे में गुलदार फंस गया, जिसके बाद ग्रामीण ने वन विभाग को सूचना दी और साथ ही वन विभाग की टीम ने गुलदार का रेस्क्यू भी किया। वाली का मामला है। सुबह प्रधान जी का फोन आया कि मतलब यहाँ पे जो है वो ऑटोमेटिक पिंजरे में जो है एक बाघ का बच्चा घुसा और जो है दाना खाते खाते वो उसमें कैद हो गया, जिसको कि रेस्क्यू टीम के द्वारा जो है वापस यहाँ लाया गया मॉडल क्रू स्टेशन में और वहाँ पे डॉक्टर से उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, जो कि स्वस्थ पाया गया। इसे अब जो है जंगल में प्राकृतिक आवास में छोड़ दिया गया। शहरी निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण को नगरपालिका के सभागार में जन सुनवाई हुई। स्थानीय लोगों और पूर्व न्यायमूर्ति बीएम वर्मा की अध्यक्षता में जन सुनवाई की गई। नगरपालिका अध्यक्ष राजेश्वरी देवी ने सभी का स्वागत किया और जन सुनवाई में पूर्व पालिका अध्यक्ष अशोक नबियाल ने कहा कि सीमांत क्षेत्र जनजाति बहल है और मतदाताओं की सूची के आधार पर भी आरक्षण तय किया जाना चाहिए। जो हमको यहाँ सुझाव मिले और जानकारी प्राप्त हुई उसके आधार पे हम अपनी रिपोर्ट में उसको संकलित करेंगे और राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय उसका ध्यान रखा जाएगा। और यहाँ जो जानकारी मिली है, अभी इनके पास आंगनबाड़ी का आंकड़े नहीं आए हैं, तो यहाँ इनको हमने 1 हफ्ते का टाइम दे दिया है। और कोई भी वार्ड मेंबर या कोई भी जनता यदि सर्वे पे वो शिकायत करती है तो हमने ईओ साहब को कह दिया कि उस जगह जा करके उसका जो है वो करवाए, पुनः जो है उसका आकलन करवाए, ताकि जो है कोई परिवार ना छूटे। और अनुभवजन्य आंकड़ों के आधार पर जो आज जन सुनवाई जो रखी गई है वो जो हमारे जो प्रशासन के द्वारा और नगरपालिका के माध्यम से जो सर्वे किया गया है, वो सर्वे जो सही हुआ या गलत हुआ उसके लिए जन सुनवाई का कार्यक्रम रखा हुआ है। जो माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट के आधार पर जो राज्य सरकार ने समर्पित आयोग का गठन किया है, इसमें राजनीतिक विषय बन के आकलन किया जाना है। मौसम विभाग ने जनपद के कुछ स्थानों पर 20 और 21 अप्रैल को गर्ज के साथ ओलावृष्टि, बिजली चमकने की संभावना जताई है, जिसे लेकर येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने जनपद में तहसील स्तर पर आईआरएस प्रणाली के सभी अधिकारियों और विभागीय नोडल अधिकारियों को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। जोशीमठ के पहाड़ी जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जहां देर शाम से ही बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। येलो अलर्ट का असर सीमांत क्षेत्र जोशीमठ और बद्रीनाथ धाम पर भी नजर आ रहा है।
मौसम विभाग द्वारा उत्तराखंड के पहाड़ी जिलों में येलो अलर्ट का असर आप साफ देख रहे हैं। मेरे पीछे जोशीमठ की जो ऊंची पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल बर्फ से लकदक है और अभी बादलों के आगोश में पूरा जोशीमठ क्षेत्र दिखाई दे रहा है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी, चिनाब वैली से लेकर रुद्रनाथ तक जो है बर्फ की सफेद चादर भीग चुकी है और यही हालात तो आने वाले 24 घंटों में और जो है क्षेत्र का तापमान बिगड़ सकता है। अगर बात की जाए बद्रीनाथ धाम में यात्रा तैयारियों की, तो जो मास्टर प्लान का कार्य वहाँ पे चल रहा है, जो यात्रा तैयारी जो जिला प्रशासन वहाँ पे कर रहा है, उसमें थोड़ा बहुत जरूर अभी आंशिक तौर पे थोड़ा दिक्कत आ रही है, लेकिन 24 घंटे का ये पूर्वानुमान जारी किया गया है और इस पूर्वानुमान के बाद जोशीमठ सहित जो है क्षेत्र की ऊंची जो चोटियां हैं वो बर्फ से लकदक हो चुकी है। बद्रीनाथ धाम पूरी तरह बर्फ के आगोश में, अब तक करीब आधा फुट जो है बर्फबारी जो बद्रीनाथ धाम में हो चुकी है। प्राइम न्यूज के लिए जोशीमठ से संजय कुंवर। रुड़की में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने ग्राम प्रधान बेलडा पर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ उन्होंने अधिकारियों पर मिली भगत का आरोप भी लगाया है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश मंत्री जगजीवन राम ने अपनी ही पार्टी की नवनिर्वाचित मेहवट खुर्द से जिला पंचायत सदस्य सपना चौधरी पर फर्जी दस्तावेज बनवाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया है। रुड़की में आगामी ईद त्योहार को लेकर पुलिस सतर्क हो चुकी है। वहीं रमजान के अलविदा जुमा और ईद के त्योहार को लेकर मंगलौर पुलिस ने ग्रामीणों की बैठक आयोजित की। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान बैठक में पहुंचे और उन्होंने सभी समुदाय के लोगों से शांतिपूर्वक ईद का त्योहार संपन्न कराए जाने की अपील की और साथ ही लोगों से पुलिस का सहयोग किए जाने को भी लेकर लोगों से अपील की। इसके साथ ही उन्होंने आपसी भाईचारे को खराब करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। चमोली में भारी बारिश के बाद सड़क का गंदा पानी लोगों के खेतों में जा रहा है, जिससे लोगों का कहना है कि ऑल वेदर रोड के निर्माण के बाद पानी की उचित निकासी न होने के कारण होटल, घरों और दुकानों को गंदा पानी नालियों से बरसात के दिनों से सीधे उनके घरों में आ रहा है। पानी के साथ कीचड़ भी खेतों में पहुंच रहा है, जिससे बदबू आ रही है और बीमारी फैलने का खतरा लोगों ने जताया है। खबर चमोली से है, जहां गंदे पानी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि लोगों का कहना है कि बारिश के कारण गंदा पानी और कीचड़ उनके खेतों में आ रहा है, जिसके कारण फसलों को भी नुकसान पहुंच रहा है। पिछले 3 महीने में हरिद्वार के विभिन्न थानों में आमजन के खोए मोबाइल फोन के संबंध में प्राप्त शिकायतों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए मोबाइल फोन को पुलिस ने बरामद किया है। हरिद्वार पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 252 मोबाइल फोन्स बरामद किए हैं। तो वहीं खोए हुए मोबाइल फोन के उनके मालिकों को जब एसएसपी ने फोन कर जानकारी दी तो सभी के चेहरे खुशी से खिल उठे। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहे प्राइम न्यूज़।